ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 का क्वेश्चन 34 ये कह रहा है 10 moles of ideal gas expand isothermally reversibly from pressure 10 atm to 1 atm, right, at 300 Kelvin. तो जब सबसे पहले तुमने बोला कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 लिख सकता हूँ आइडियल गैस के लिए। हाँ। गेटिंग अ पॉइंट। अब चक्कर क्या है, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मुझे ना इस वर्क डन को यूज करके मास उठाना है 100 मीटर तक, ठीक है। हाँ सर। तो यार ये वर्क डन पूरा मास उठाने के लिए काम आएगा ना। तो यार एक बात बताओ, शैल आई से दैट वर्क डन इज यूटिलाइज्ड टू डू mgh वर्क, राइट। अच्छा हाँ, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वाला वर्क, राइट। तो दो एनर्जीज को इक्वेट कर सकते हो, करेक्ट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, आइसोथर्मल वर्क डन का nRT ln V2/V1, करेक्ट। क्योंकि यस सर। प्रेशर दे रखा है तो मैं इसको nRT ln P1/P2 लिख सकता हूँ। तो ये जो वर्क डन मेरे को अवेलेबल हुआ कहाँ से, ये देखो माइनस है, माइनस का मतलब वो काम कर रहा है, करेक्ट। तो ये जो हाँ काम हो रहा है तुम्हारा, वो तुम्हें मिला टू डू mgh, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं तुम्हारे, 10। आर तुम्हारा 8.31 आ जाएगा और ln हो जाएगा 2.303 log ऑफ P1/P2। P1 कितना है 10, P2 कितना है 1। इट शुड बी इक्वल टू m इंटू जी। जी कितना है 9.8 इंटू h हो जाएगा 100। कोई डाउट। log 10 क्या होता है, 1। ठीक है। तो हम कर लेते हैं मास इज इक्वल टू 10 इंटू 8.31 इंटू 2.303 डिवाइड बाय 9.8 इंटू 100। आ गया मास गाइस, आ गया। हाँ सर, समझा। डन। यस सर। कोई डाउट, नहीं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, राइट। क्वेश्चन सर नंबर, आपको बॉक्स में क्वेश्चन डाले। हाँ मैं देखता हूँ। 34 के 67 से पहले कोई क्वेश्चन है क्या उसके अंदर, सर वहाँ नहीं। 6 भी लिखा है। रुक जा। 66 लिखा है, 51 लिखा है, ठीक है। 66 51 125 129 130 and 134 89 793 87 93 और 70 73 हो गया। 95 100 102, करेक्ट। 102 ऑलरेडी है इधर। यस। 143, ठीक है। आई गेस चलें आगे, अभी सॉल्व करें। पहले 143 तक सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन वील पुट मोर क्वेश्चन इन दैट, ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन कौन सा, 51 के अंदर तुम्हारे पास है
36 ml of pure water will take 100 seconds to evaporate from a vessel, and heater connected to an electric source will deliver 806 watt. Delta H of vaporization is, यार वो कह रहा है कि मेरे को 100 सेकेंड लगे 806 वॉट पे. यार पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना? तो एनर्जी जितना सप्लाई होगा दैट इज पावर इनटू टाइम. तो shall I say that 806 into 100, that many joules it has taken? Right? Right? ये जितना एनर्जी लगा, इसने कितने ml वाटर को निकाला, इवेपोरेट करा? Guys, can you please speak and we can discuss all this thing. कितने वॉल्यूम को इसने इवेपोरेट किया? 36. 36 ml. यार एक बात बताओ, वाटर का डेंसिटी कितना होता है? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? Per ml. 1 ग्राम पर ml. तो कितने ग्राम वाटर निकला? 36 ग्राम. तो 36 36 ग्राम मतलब 2 मोल वाटर हो गया ना? हाँ. तो 2 मोल वाटर को 80,600 जूल्स लग गए, करेक्ट? तो कह रहा है डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन कितना होगा? डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन होता है कि 1 मोल वाटर का, 1 मोल वाटर लिक्विड का 1 मोल वाटर वेपर बन जाए, राइट? तो अगर 2 मोल के लिए इतना लग रहा है तो 1 मोल के लिए कितना लगेगा? 4300, करेक्ट? हाँ तो आंसर ये आ जाएगा. बात समझ में आई? Yes. इसका भी डाउट था, समझ में आया कैसे किया? इसके अंदर सिर्फ पावर दे रखा है, पावर इनटू टाइम करोगे सेकंड्स के अंदर तो एनर्जी आती है. गेटिंग इट? व्हाट इज जूल्स पर यूनिट सेकंड, पर यूनिट टाइम? सर हाँ बेटा. सर लास्ट वाला स्टेप एक बार रिपीट करोगे? हाँ बेटा, उसने बोला है कि अगर इतना एनर्जी लगा इसको 80600, ठीक है, तो एवापोरेट 36 ml. 36 ml का मतलब होता है डेंसिटी होता है वाटर का 1 ग्राम पर ml. तो 36 ग्राम को एवापोरेट करने के लिए उसको इतना एनर्जी लगा. मानते हो इतना? सर वो पूछ रहा है डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है. डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन का अगर तुम डेफिनेशन देखोगे कि तो 1 मोल वाटर लिक्विड को 1 मोल वाटर गैस वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितना एनर्जी लगा, उसे कहते हैं डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन. हाँ सर समझा. Getting सर समझा समझा. understood? Yes. चलो आगे चले. सॉरी, आगे चले. हाँ अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 60. The 66 है शायद. हाँ 66. ब्लू कलर दिख नहीं रहा है अच्छे से. हाँ 66 है बेटा, ठीक है 66. अब 66 को सॉल्व करने के लिए which of the following expression for an irreversible process? यार एक बात बताओ, irreversible process का मतलब spontaneous process होता है. हाँ. हाँ spontaneous process में जो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स होता है वो क्या होता है? ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0. गेटिंग इट? अच्छा, डीएस क्या होता है? डीएस का फॉर्मूला क्या होता है? चाहे वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, दैट इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी, राइट? हाँ अच्छा, फिजिक्स के अंदर ना क्यू रिवर्सिबल को डी क्यू भी बोलते हैं, मतलब चेंज इन हीट. हमने क्या बोला? चेंज इन हीट इज डी क्यू. क्यू रिवर्सिबल, तो क्यू रिवर्सिबल को चेंज इन हीट भी बोला जाता है और डी क्यू को भी चेंज इन हीट बोला जाता है. मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. तो आंसर क्या आएगा? Equal to है ना, ये आ जाएगा. मेरे ख्याल से टर्मिनोलॉजी में दिक्कत आ गई होगी, राइट? सर कुछ क्वेश्चंस में मतलब
फेस ट्रांसफॉर्मेशन में डेल्टा एच बाय टी भी यूज करता है ना हम एंट्रोपी के हाँ लिए। बेटा, वो डेल्टा एच क्या होता है, क्यू ही होता है ना। मैंने क्या कहा था, फेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर डेल्टा एच क्यू के इक्वल होता है, राइट। हाँ तो वो आ तो क्यू ही रहा है ना अल्टीमेटली, तो हाँ सर, यूनिवर्सली तो क्यू करेक्ट टेम्परेचर हुआ। कांस्टेंट होता है क्या? हाँ, हम्म, तो इतना हो गया। यस। हाँ 67, which of the following expression is known for Clausius inequality? ठीक है, इसको अभी रहने दो, लेटर ऑन विल डू, ठीक है। यस ठीक है, वो देख के लगा ही कुछ और है। हाँ तो अभी रहने दो, बाद में। क्वेश्चन नंबर 67 हो गया। उसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 70s में है। 73, ठीक है। तो 70 रहा इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ एक्सपेंशन। अरे यार देखो, एक मोल आइडियल गैस का है, ठीक है। तो सबसे पहले बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस इज 1। उसका जो सीपी वैल्यू दे रखा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज 5/2 r। तो मतलब ये मोनोटॉमिक हो गई। हाँ इज एक्सपैंडेड आइसोथर्मली टेम्परेचर 300 केल्विन पे टिल द वॉल्यूम बिकम ट्रिपल। तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स V1 हो जाएगा, कोई डाउट? In the previous problem, if the expansion carried out freely, P external 0, यार चाहे मैं irreversible process करूं चाहे reversible process करूं, ds तो हमेशा Q reversible by T ही आता है ना बेटा। चाहे सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस करे चाहे सिस्टम इरिवर्सिबल प्रोसेस करे बेटा, अगर बाहर का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, अगर बाहर का प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो मैं इसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलूंगा कि इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलूंगा? सर, क्या कांस्टेंट हो गया तो? बाहर का प्रेशर है ना, पी एक्सटर्नल, तो बाहर वैक्यूम कर दिया तो बाहर का प्रेशर कांस्टेंट कर दिया ना इसने 0। हाँ तो मैं इसे रिवर्सिबल प्रोसेस बोलूं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलूं? इरिवर्सिबल। अगर सिस्टम इरिवर्सिबल प्रोसेस करता है तो क्या डेल्टा एस में क्यू इरिवर्सिबल डालूंगा कि क्यू रिवर्सिबल बाय टी लिखूंगा? डेल्टा एस हमेशा क्या होता है, क्यू। रिवर्सिबल बाय टी। और डेल्टा एस ऑफ गैसेस प्रोसेस मैंने क्या कहा था, चाहे वो रिवर्सिबल प्रोसेस करें चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस करें, वो हमेशा NCV ln T2 by T1 होता है प्लस NR ln V2 by V1 होता है, राइट। हाँ हाँ तो चाहे वो इरिवर्सिबल प्रोसेस करे या रिवर्सिबल प्रोसेस करे, फर्क पड़ेगा क्या डेल्टा एस में? नहीं तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा ये? सर, पर ऐसा कुछ तो होता है ना, प्रेशर एक्सटर्नल 0 हुआ तो वर्क डन 0। वर्क डन 0 होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? एक बार बता, हाँ, जिस एंट्रोपी की बात कर रहे हैं ना। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जिस तरीके से तुम्हारा इंटरनल वेरिएबल्स चेंज होंगे भैया, जब वॉल्यूम ट्रिपल होगा, जो तुम्हारा प्रेशर चेंज और प्रेशर चेंज इनिशियल कंडीशन में आ रहा है, वही प्रेशर चेंज फाइनल कंडीशन में आएगा। अगर मैं गैस की बात करूं तो हाँ प्रेशर चेंज तो हुआ ना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हाँ मतलब जो एंट्रोपी है वो बाहर के प्रेशर पे डिपेंड करता है या गैस के प्रेशर पे डिपेंड करता है, अगर मैं गैस की बात करूँ? अरे तुम अगर एक्सपैंड कर रहे हो, तुम्हारे वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, बाहर के वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, तुम्हारे अंदर जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है वो तुम्हारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा कि बाहर के वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा? हमारे। हाँ, तो मतलब जो सिस्टम है, चाहे वो रिवर्सिबल प्रोसेस करे चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस करे, फर्क तो डेल्टा एस तो क्यों रिवर्सिबल ही होगा ना, अंदर के वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, राइट। हाँ तो V2 by V1 जो जो आंसर यहाँ पे आएगा, मतलब V2 is 3 times V1, तो NR कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 है, तो R ln 3 आ जाएगा। गेटिंग? हाँ वो आंसर यहाँ पे आएगा, वही आंसर यहाँ पे आएगा, कुछ फर्क नहीं हो। नहीं होगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? सर, पर अगर हम इसको NR LN वो P1/P2 वाले से करेंगे तो चेंज वॉल्यूम तो वही यूज करेंगे। मैं नहीं समझा, दोबारा बोलो। सर वो दूसरा वाला भी ना कि V1 और V2 को चेंज करके P1/P2 लगा देंगे हाँ, तो और आंसर सेम ही आएगा। सर बट वहाँ P2 0 हो जाएगा तो P2 0 क्यों होगा? अच्छा नहीं। हाँ ठीक। ट्रिपल ही तो हुआ है ना वॉल्यूम, तो P2 0 क्यों होगा, 1/3 होगा ना। हाँ सर।
गेटिंग? ये प्रोसेस रुका थोड़ा ना, अभी तक चले ही जा रहा है ना, तो उसने एक पर्टिकुलर स्टेप पे रोक के पूछ लिया तुमसे, है ना? है ना? हाँ सर। वेरी गुड। 70 हो गया, अब 73 देख लो। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज इन द रिएक्शन। Fe2O3 सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है, Fe सॉलिड है और H2O गैस है, और इसने एंट्रोपी दे रखी है पर मोल की। गेटिंग? यार एक बात बताओ, डेल्टा एस नॉट जो होगा रिएक्शन का, वो होगा समेशन ऑफ एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एस ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में 2 आयन सॉलिड हैं, तो मैं बोल सकता हूँ 2। सर ऐसा डेल्टा जी के लिए भी लगता है क्या? हाँ, डेल्टा जी के लिए भी लगता है, एस के लिए भी लगता है बेटा। जब दोनों ही स्टेट फंक्शन है तो फाइनल माइनस इनिशियली कर सकते हैं। हाँ। तो एक बार बताओ, एंट्रोपी ऑफ आयन सॉलिड प्लस 3 इंटू एंट्रोपी ऑफ वाटर लिक्विड माइनस 3 इंटू एंट्रोपी ऑफ हाइड्रोजन गैस माइनस entropy of Fe2O3 solid. Getting it? Correct. सर SM क्या है? ऐसे मतलब मोलर एंट्रोपी दे रखा है भाई वाटर का, मोलर एंट्रोपी दे रखा है हाइड्रोजन का, तभी तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 2-3 मोल वाटर के, तो उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? हाँ। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 1 से ही करना पड़ेगा। करेक्ट? तो अगर इसके अंदर वैल्यूज डाल दोगे इनकी तो आंसर आ जाएगा। हाँ सर। दैट इज 2 इंटू आयन का है तुम्हारा, आई गेस वेस्ट ऑफ टाइम है ये डालना। करेक्ट? समझ में आया लॉजिक? हाँ। गेटिंग इट? यस। चलो ग्रेट। 3 इंटू हाइड्रोजन का एंट्रोपी कितना है? 130.7 माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड कितना आएगा? 84.7 87.4 इतना आ जाएगा। कैलकुलेट कर देना, आंसर विल गेट। ठीक है? इसके बाद 73 के बाद कौन सा क्वेश्चन है? 73 के बाद रुक जाओ, 7 है शायद। 73 के बाद 67 तो ऑलरेडी हो गया ना। 67 87 है, 87 है, राइट? 82 भी है सर। 82 भी है, कोई नहीं 82 कर लेता है पहले, फिर 87 कर लेंगे। एक बार बताओ, वो कह रहा है डेल्टा एस निकालो जब सॉलिड जो है ना 100 केल्विन से 200 केल्विन तक लिक्विड बन रहा है। एक बात बताओ पहले, जो अच्छा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड कितना दे रखा है? 100 केल्विन है। तो अगर एक्स सॉलिड एक्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ ना कि एक्स सॉलिड 100 केल्विन से पहले एक्स लिक्विड 100 केल्विन बनेगा, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट 100 केल्विन ही है। तो क्या जब मेल्ट करेगा तो टेम्परेचर चेंज होगा क्या? नहीं। तो फिर 100 केल्विन से लिक्विड बनेगा कितना? 200 केल्विन। करेंगे? तो मुझे ये डेल्टा एस निकालना है, तो दैट विल बी इक्वल टू S1 डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2, राइट? हाँ। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में टेम्परेचर चेंज होता है क्या? नहीं। तो उसमें डायरेक्टली डेल्टा एस क्या हो जाता है? Q/T। हाँ। तो Q कितना दे रखा है इसके अंदर? डेल्टा है। किलो जूल, राइट? हाँ। है ना? हाँ। ओके, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 20 किलो जूल बाय टेम्परेचर कितना? 100। तो कितना आ जाएगा ये? 200। हाँ। 100 केल्विन से 200 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ा लिक्विड में ही। तो यार एक बार बताओ, जहाँ टेम्परेचर चेंज होता है वहाँ पे क्यू क्या आता है? इंटीग्रेट करना पड़ता है। MHDT। हाँ। तो इसने MHDT की जगह ना एस जो है ना वो स्पेसिफिक नहीं दिया है, उसने मोलर दिया है, मोलर हीट कैपेसिटी दिया है। तो क्यू को MHDT लिखूंगा कि NCPDT लिखूंगा? NCPD। कितना है इसके अंदर? 1 मोल ही है, बिकॉज पर मोल दे रखा है, राइट? हाँ। तो 1 ही मोल दे रखा है इसके अंदर। तो यार NCPDT, तो DS क्या हो जाएगा? NCPDT दैट इज Q/T। अब इंटीग्रेट करूं, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक चाहिए इसको?
100 से 200 तक, करेक्ट। N1 है, Cp दे रखा है 10 जूल्स, dt बाई dt हो जाएगा ln T2 बाई T1, T2 कितना है 200, ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 10 log 2। कोई डाउट? कोई डाउट गाइस? तो इसका जो आंसर आएगा ना वो अराउंड log 2 इंटू ये करोगे तो 0.693 6.93 आएगा। 6.93 प्लस 200 तो कितना आ जाएगा? 206.9 जूल्स, जूल्स, जूल्स बेटा, किलो जूल्स में जूल्स, है ना? तो ये आ जाएगा। कोई डाउट? सर और हमें साइन डिटरमाइन करना हो कभी तो हम एंट्रोपी का सपोज तो गैसेस का मोल्स ये करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, डेल्टा एनजी निकालते हैं ना। हाँ, अगर गैसेस के अंदर डेल्टा एनजी देखना पड़ता है, डेल्टा एनजी देखना पड़ता है। बहुत बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। केमिकल रिएक्शन के लिए देखना पड़ता है कि डेल्टा एनजी कितना है। गाइस समझ में आया इतना? एक्चुअली ये हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं डेल्टा एस वाले, याद है? जिसके अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जिसके अंदर टेम्परेचर चेंज होता है, राइट? हाँ वो हर बड़ा सा क्वेश्चन किया है, करेक्ट? हाँ सर, 5 बार डेल्टा ऐसा है। हाँ सर, वो सारे प्रोसेस के लिए। वही। अच्छा सुनो, अब 82 हो गया, 82 के बाद हमारे पास है 87, राइट? हाँ, अब 87 के अंदर ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एट अ टेम्परेचर जिसके अंदर इसके अंदर क्लोरीन को ऐड करके ये बनाया जाए। कोई डाउट? यार एक बार बताओ, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है? जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है, राइट? हाँ, डेल्टा जी नेगेटिव करने के लिए डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है केमिकल रिएक्शन के लिए? डेल्टा एच डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अच्छा एक बात बताओ, डेल्टा एच क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ताकि डेल्टा जी नेगेटिव हो? सर इस फॉर्मूला में जो डेल्टा एस होता है वो सिस्टम का होता है ना? हाँ बेटा, केमिकल रिएक्शन का होता है। डेल्टा जी के अंदर हर एक चीज केमिकल रिएक्शन के लिए देखी जाती सर है। और डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस सराउंडिंग होता है ना? यूनिवर्स होता है अच्छा, यूनिवर्स होता है। हाँ ना? हाँ सर। हाँ चलो, अच्छा है। बताइए, डेल्टा एच ऑफ सिस्टम एंड डेल्टा एस ऑफ सिस्टम है, करेक्ट? हाँ, तो ये बताओ, डेल्टा एच क्या है सिस्टम का रिएक्शन का? दिया नेगेटिव। हुआ तो अगर ये नेगेटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? है। हाँ, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो माइनस टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सो तो एक बार एंथैल्पी बताओ, गिवन है, डेल्टा जी नेगेटिव किसके लिए वजह से हुआ? एंथैल्पी। एंथैल्पी। तो ये एंथैल्पी ड्रिवन प्रोसेस हुआ कि एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस हुआ? एंथैल्पी गिवन। तो आंसर क्या आएगा इसके अंदर? बी। अंडरस्टैंड? रिएक्शन बट यहाँ भी मैग्नीट्यूड वाइज देखे तो दोनों पे डिपेंड करना चाहिए ना, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक बेटा, नेगेटिव। चक्कर क्या है ना कि टेम्परेचर जो है ना वो अगर बढ़ाते रहोगे तो क्या एंट्रोपी फेवर करेगा गैस रिएक्शन को? अच्छा नहीं। हाँ, तो फेवरेबल कौन सी कंडीशन है जो कि डेल्टा जी को नेगेटिव कर रही है, वो देखना है ना? हाँ ओके सर। ओके, नाउ 87 के बाद क्या होगा तुम्हारा? 93, 93 या 93। अब मुझे बताओ 93 के अंदर क्या बोल रहे हैं भाई साहब? Suppose that a reaction delta H is equal to minus 40 kilojoule, delta is equal to minus 50 joules per Kelvin. At what temperature the change from? अरे यार देखो, जब माइनस टी डेल्टा एस को इसको देंगे ना। होगा तो रिवर्सिबल कंडीशन आ जाएगा ना? हाँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, एग्री? अगर ये जीरो हो गया तो डेल्टा एच बाय डेल्टा एस क्या हो जाएगा? वो टेम्परेचर हो जाएगा, करेंगे? जहाँ पे डेल्टा जी जीरो हो रहा है, जस्ट इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है, एग्री? अरे हाँ या ना? सर उसको जीरो लिया क्यों? बेटा क्योंकि मैंने अज्यूम किया कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जस्ट इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है। कोई डाउट इसके अंदर? अच्छा नहीं। नहीं ना? मान लेते हैं ना कौन सा टेम्परेचर है, तो 4000 40 किलो जूल है, तो 40,000 बाय 50 माइनस में दोनों, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा कितना टेम्परेचर आ जाएगा?
800, राइट। तो जैसे ही 800 केल्विन टेम्परेचर पहुंचा, गेटिंग इट, तो ये इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है। कोई डाउट इसके अंदर? नो। नो। अच्छा एक बात बता, स्पॉन्टेनियस किसकी वजह से? डेल्टा एच की वजह से या डेल्टा एस की वजह से? डेल्टा। डेल्टा। तो अगर ये -40 है किलो जूल और अगर ये नेगेटिव है तो ये चीज टोटल क्या हो जाएगी? नेगेटिव। पॉजिटिव होगी ना हल्का। ये अगर नेगेटिव है तो ये क्या होगा? ये टोटल पॉजिटिव होगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये पूरी चीज क्या होती रहेगी? और नेगेटिव। और नेगेटिव। पॉजिटिव। -3 डेल्टा एस है, डेल्टा एस नेगेटिव में है ना, तो माइनस और माइनस इज व्हाट? प्लस। हाँ, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो चीज क्या होती रहेगी? पॉजिटिव होती रहेगी कि नेगेटिव होती रहेगी? पॉजिटिव। अब सुनो, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा एच एक, जैसे ही टेम्परेचर 800 केल्विन हुआ तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डेल्टा एच और टी डेल्टा एच ने कैंसिल कर दिया, ठीक है, एक दूसरे को। करेक्ट। अगर टेम्परेचर इस 800 से ऊपर रखूंगा तो ये और पॉजिटिव होगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, राइट। अगर टेम्परेचर को 800 से नीचे रखूंगा तो डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा, करेक्ट। हाँ। तो टेम्परेचर 800 पे 0 हो रहा है, हल्का सा 800 से ऊपर लेके गया तो क्या हो जाएगा? ये नॉन स्पॉन्टेनियस। अंडरस्टैंड? गेटिंग इट? सर तो डी ऑप्शन क्यों नहीं लेंगे? पर उसमें भी डी ऑप्शन नहीं, उसी रेंज का है ना। सी नहीं लेंगे उसको, क्योंकि 800 पे तो 0 पे हो रहा है, तो हाँ सर, नॉन बोलूंगा नहीं। स्पॉन्टेनियस। 799 पे स्पॉन्टेनियस बोलूंगा, राइट। हाँ। और हाँ 800 पे जस्ट 0 हो गया, तो 0 मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस ही हुआ ना, इक्विलिब्रियम इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो 800 पे जैसे ही पहुंचे नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, तो आंसर ये आना चाहिए। सर, वहाँ डी पे भी तो वही होगा ना? डी पे तो मान लिया, बट जस्ट की बात कर रहे हैं ना। अच्छा ठीक है। गेटिंग इट? जैसे डेल्टा जी 0 हुआ तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ ना। मैं मानता हूँ डी रेंज भी सही है, गेटिंग इट, बट मिनिमम मांग रहे हैं ना मेरे ख्याल से। डन। सर पीछे तो आंसर डी दिया है इसका। तो मतलब इसने डेल्टा जी जब 0 हुआ तो उसको नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं माना, गेटिंग इट। तो हाँ। उसके हिसाब से हाँ डेल्टा जी पॉजिटिव होने पे ही नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, गेटिंग इट। हाँ सर। तो ये मान लो भाई साहब हमारे क्या कर सकते सर हैं। हाँ सर आपने बोला डेल्टा जी में इक्विलिब्रियम होएगा और डेल्टा जी इक्वल टू 0 में इक्विलिब्रियम होएगा, हाँ, तो इक्विलिब्रियम वो रिएक्शन कैसे? रिवर्सिबल होती है ना। अच्छा हाँ, रिवर्सिबल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है कि स्पॉन्टेनियस होती है? नॉन। आई गेस आई मेड। अच्छा अच्छा, स्पॉन्टेनियस। हाँ, तो एक बार बताओ, इतना आ गया 93 के। अब तो एक काम करना, इसके हिसाब से नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होगा कि डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाए, गेटिंग इट। तो 801 ले लेना। समझ में आया इतना? हाँ 82 हो गया, 93 हो गया, 93 के बाद सर हमें क्या लेना है? मतलब डेल्टा जी 0 पे स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस? उस इक्विलिब्रियम में ले लो। इक्विलिब्रियम नॉन स्पॉन्टेनियस ही होता है, बट इन गधों के लिए ना इक्विलिब्रियम होता है। गॉट इट? ओके। हाँ। 95 क्या है? व्हाट इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी? बताओ भाई, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी क्या होगा? सर डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय टी करेंगे। वेरी गुड। एक बार बताओ, बॉइलिंग पॉइंट पे मर्क्यूरी जो है लिक्विड, वो वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, एग्रीड? हाँ। वेरी गुड। अब जब बॉइलिंग होता है ना, डेल्टा जी 0 होता है, क्या होता है? बिकॉज इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है बॉइलिंग भी। अंडरस्टूड? अरे अंडरस्टूड। सर वो सॉलिड टू लिक्विड। वो भी इक्विलिब्रियम होता है, लिक्विड टू गैस भी इक्विलिब्रियम होता है, गेटिंग इट? डेल्टा जी 0 क्यों है? बिकॉज फेज ट्रांसफॉर्मेशन में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड गैस इक्वल होता है, डेल्टा जी 0 होता है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ओके। ठीक है, डेल्टा जी 0 होता है बॉइलिंग पॉइंट पे। तो एक बात बताओ, जब डेल्टा जी 0 है
और फेस ट्रांसफॉर्मेशन में तुमको पता ही है कि डेल्टा एच बाय टी इज इक्वल टू डेल्टा एच, यही बोल रहे थे ना तुम। हाँ तो मतलब डेल्टा एच किसके इक्वल हो गया, टी डेल्टा एच के इक्वल हो गया ना बेटा। जब डेल्टा जी जीरो पुट करोगे तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही सेम इक्वेशन आएगा ना, अच्छा हाँ सर। कॉमन सेंस यही कहती है ना। हाँ सर। तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा, डेल्टा एच बाय टी, कोई डाउट? तो हाँ डेल्टा एच कितना है इसके अंदर, इसका एच माइनस इसका एच, करेक्ट। तो एच दे रखा है, तो इसका जीरो है, इसका 60.8 है। तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस, 60.8। 60.8 60.8। कोई डाउट? किलो जूल है वो। और हाँ डिवाइड बाय डेल्टा एच क्या, डेल्टा एच क्या आएगा, दिस माइनस दिस, एच ऑफ दिस माइनस एच ऑफ दिस। तो 70 पॉइंट कितना आ जाएगा, एच कितना है 77.4, 97 वगैरह आएगा। 90। 7 का। तो डिवाइड बाय 97 आ जाएगा, करेक्ट। हाँ सर समझ। इज इक्वल टू टेम्परेचर। तो 60800 डिवाइड बाय 97, देख लो कितना आएगा, करेंगे गैस। समझ में आई बात, 97 आएगा पक्का? हाँ ओके फाइन। तो आई गेस आंसर क्या दे रखा है इन लोगों ने, 6। अरे सारी क्लोज में, ठीक है कर लेना, निकाल लेना, गेटेंगे। 27.8। आगे चलें। हाँ 95 हो गया, इसके बाद 99। 99, सर 99 से 102 सारे। 99 से 102। सर हाँ बेटा। सर सबका होने के बाद आप एक बार वो हेस लॉ बता सकते हो क्या होता है कॉन्सेप्ट में? दोबारा बोल, सबका होने के बाद। सर वो हेस लॉ में मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या होता है। अरे हेस लॉ, एक बार बता, ए गिव्स बी, राइट। तो यहाँ पे एनर्जी चेंज लेट से 100 है। अगर ए से सी लेके जाऊं, सी से बी लेके जाऊं, फाइनली बी बनेगा ना ए से। तो यहाँ पे भी जो चेंज आना चाहिए टोटल वो 100 आना चाहिए, है ना। हाँ सर। हाँ, तो ये जो डेल्टा एच है और ये जो डेल्टा एच वन है और ये जो डेल्टा एच टू है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू, ये हेस लॉ ही हुआ ना। इन अदर वर्ड, सपोज करो ए से बी बन रहा है, इसका डेल्टा एच निकालना है। अब ए से लेट से सी बनाया, सी से तुमने डी बनाया, डी से तुमने बी बनाया, ये हो गया डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू और डेल्टा एच थ्री। अगर तीनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ए टू बी बनेगा ना। अच्छा ये हाँ सर समझा। समझ गया ना, जब तीनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, जो ये डेल्टा एच होगा वो इन तीनों का समेशन होगा कि नहीं होगा, बिकॉज फाइनली बी बन रहा है ए से, करेक्ट। हाँ, हाँ तो सर डेल्टा समझ। एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री आ जाएगा, दैट इज हेस लॉ। अंडरस्टूड गाइस, डन। एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 99। कैलकुलेट द डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरेनियम UbR4। यार एक बात बताओ, UbR4 किससे बनेगा, 2 ब्रोमीन लिक्विड से बनेगा प्लस 1 यूरेनियम सॉलिड से बनेगा, कोई डाउट? नहीं। ये इसका डेल्टा एच एफ नॉट वाली रिएक्शन होगी, राइट। हाँ अब डेल्टा जी नॉट दे रखा तुम्हें इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, एस दे रखा है किसका, तीनों इसका का इसका और इसका, करेक्ट। डेल्टा एच निकाल सकते। मतलब पर मोल दे रखा है, गेटिंग इट। हाँ तो मेरे ख्याल से, अरे इसने इस क्वेश्चन के अंदर ये स्पेसिफाई नहीं किया कि ये किसका डेल्टा एस नॉट है, ठीक है। सर वो रिस्पेक्टिवली लिया, आ गया करेक्ट। हाँ ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, गेटिंग इट। यस बट कैसे, सॉलिड और लिक्विड में लिक्विड का ज्यादा होना चाहिए ना सॉलिड से।
है कि नहीं? हाँ सर पॉइंट है। एनीवेज डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन चाहिए, डेल्टा एस नॉट निकल जाएगा, राइट? अगर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? 298. 298. So shall I say that delta G naught is equal to delta H naught minus T delta S naught, where T is equal to 298 Kelvin, और डेल्टा एस नॉट रिएक्शन का कहाँ से आ जाएगा? डेल्टा एस ऑफ UbR4 माइनस 2 इंटू एस ऑफ Br2 माइनस एस ऑफ U सॉलिड। कोई डाउट? नो सर। तो डेल्टा एस आ गया मेरे पास, टेम्परेचर पता है, डेल्टा G नॉट पता है, तो डेल्टा एच नॉट आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा डेल्टा एच नॉट इस रिएक्शन का आएगा, तो एंथैल्पी दैट इज व्हाट? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ओनली, राइट? यस यस Yes. सिंपल। बस गधे ने स्पेसिफाई करना चाहिए था कि किस किस के डेल्टा एस के वैल्यूज है, ठीक है? सर, नहीं होता तो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? अरे नहीं कर सकते यार तुम, हाँ सुधार सर वही। है ना? सर नहीं तो कुछ तो मेथड होगी कि सॉलिड का लिक्विड से कम होगा इसलिए कंपेयर कर वो तो सकते देखिए, हैं। पर दो सॉलिड है ना इधर, हाँ सर। हाँ सर, वो 2 सॉलिड का कैसे कंपेयर करें? बड़ा वाला हाँ सॉलिड का ज्यादा वाइब्रेशन होगा, ज्यादा हो जाएगा, ओके बॉन्ड भी वाइब्रेट करेंगे, राइट? इन शॉर्ट नहीं कर सकते, राइट? ओके हाँ. सर। Simple, right? 100. Entropy of hydrogen and hydrogen gas is given to you, respectively. Using the data given below, calculate the bond energy. या देखो बता, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा वो बॉन्ड एनर्जी होगा कि नहीं होगा? 1 मोल बॉन्ड तोड़ूंगा तब जाके 2 हाइड्रोजन एटम बनेंगे ना। हाँ सर। ये मास ऑफ बॉन्ड एनर्जी अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसका डेल्टा एच नॉट निकालना है, करेक्ट? टेम्परेचर 298 केल्विन है, दोबारा से एस दे रखा है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होगा कि नहीं होगा? होगा. होगा। डन, यस सर। ग्रेट। सर हाँ बेटा बोल। सर वो बॉन्ड एनर्जी एंथैल्पी कैसे होगा? बेटा एक बार बता, इस रिएक्शन का जो एनर्जी चेंज है वो एंथैल्पी होगा ना, एंथैल्पी चेंज। जब तुमने इस रिएक्शन Yes, sir. में अगर देखोगे तो तुमने 1 मोल बॉन्ड तोड़ा तो 2 मोल हाइड्रोजन एटम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हाँ सर। तो मुझे कितना एनर्जी देना पड़ा इधर? बॉन्ड एनर्जी देना पड़ा ना, ये तो डेफिनेशन है डेल्टा एच का। हाँ लेकिन सर जब वो फॉर्म करेंगे तभी कोई एनर्जी रिलीज भी करेगा ना। बेटा कौन सी चीज फॉर्म कर रही है? फॉर्म क्या कर रही है? 2 हाइड्रोजन एटम पड़े हुए हैं ऐसे ही, तो क्या फॉर्म कर रहा है वो? जब तक नया बॉन्ड नहीं बनेगा तब अच्छा तक पड़े हुए, ओके क्योंकि सर। क्या 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या नया बॉन्ड बना रहे हैं क्या आसपास? अगर बना रहे तो दोबारा से हाइड्रोजन गैस बनता कि नहीं बनता? हाँ सर सर, ओके सर। गेटिंग इट? अंडरस्टूड? यस सर। चले आगे। चले आगे। हाँ. हाँ ओके, हम कहाँ थे? 101। डेल्टा जी नॉट दे रखा है, डेल्टा एच नॉट दे रखा है। विच ऑक्साइड इज मोस्ट इजिली डिकम्पोज टू फॉर्म मेटल एंड ऑक्सीजन गैस? गेटिंग इट? मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, एक लोअर टेम्परेचर पे टूटना शुरू हो गया है ना? अरे हाँ या ना? सर क्या बोला, फिर से बताओ ना. दोबारा सुनो, मैं कर रहा हूँ, इन सबको तोड़ रहा हूँ। गेटिंग इट? हाँ. गेटिंग इट? अगर देखा जाए सबके अंदर एक ही ऑक्सीजन है, करेक्ट? तो देखा जाए MO सॉलिड जब टूटेगा तो M सॉलिड बनेगा और ऑक्सीजन गैस आएगा, करेक्ट? हाँ. है ना? हाँ सारे रिएक्शन में सिमिलर रिएक्शन हो रही है, राइट? जब डेल्टा एस देखना होता है, सॉलिड सॉलिड का निगलेक्ट करते हो, सिर्फ ऑक्सीजन गैस देखते हो।
तो सारे सारे जो मॉल रिएक्शन है वो आधा मोल ऑक्सीजन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे हाँ, रहे तो डेल्टा एच नॉट सबका सेम होगा कि अलग होगा? सेम। सेम होगा ना? हाँ फिर एक बात बताओ, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट है, ठीक है? तो डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा सॉरी डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइड बाय टी करूंगा, सॉरी डिवाइड बाय डेल्टा एच नॉट करूंगा तो टेम्परेचर आ जाएगा, करेक्ट? करेक्ट हाँ है ना? है ना? हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर डेल्टा जी नॉट जीरो हुआ तो डेल्टा एच नॉट बाय डेल्टा एच नॉट आएगा, ठीक है? डेल्टा एच नॉट, एक मिनट रुक जाओ। Consider delta G naught and delta H now the following, which of the following is most readily decomposed to form metal and oxygen gas, ठीक है? डेल्टा G naught माइनस डेल्टा H naught डिवाइड बाय डेल्टा H naught करोगे टेम्परेचर आ जाएगा, करेक्ट? जितना ज्यादा टेम्परेचर आएगा उतना ज्यादा उसका डिसोसिएशन टफ होगा, राइट? सर यहाँ तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे ही हो रहा है ना सर। हाँ बट टेम्परेचर कीप्स ऑन चेंजिंग, जो टेम्परेचर डेल्टा जी नॉट और डेल्टा एच नॉट में वैल्यूज चेंज होंगी वो तो अलग, मतलब इतनी ज्यादा नहीं होंगी, राइट? अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, जिस तरीके से डेल्टा एच नॉट चेंज हो रहा है, एक काम करो, डेल्टा एच नॉट निकाल लो सबके लिए। क्या निकाल लोगे? डेल्टा एच नॉट। अगर डेल्टा एच नॉट निकालोगे तो तुम्हें किसका डेल्टा एच नॉट वो मिलेगा, ज्यादा नेगेटिव मिलेगा? गाइस सर जो मतलब हाँ, जो प्रोडक्ट बहुत कॉम्पैक्टली फॉर्म हुआ होगा। जो कॉम अरे नहीं रे, डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एच नॉट सबका सेम ही है ना अप्रोक्सीमेटली? हाँ एक काम करो, थोड़ा कैलकुलेशन में एरर हो गया, ठीक है? इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। कोई भी मेटल ऑक्साइड अगर मेटल सॉलिड और हाफ ऑक्सीजन गैस दे रहा है, ठीक है? तो मुझे पता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट होता है, करेक्ट? अगर ये स्टैंडर्ड है तो टेम्परेचर कितना होगा? 298 केल्विन, मान सकते हो इतना? ठीक हाँ, बोल रहे हो ना? तो उससे क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइड बाय अगर 298 केल्विन करोगे तो इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट आएगा कि नहीं आएगा? मैं तो कह रहा हूँ 298 भी सबके लिए कांस्टेंट ही है ना, मतलब हाँ, डेल्टा एच नॉट और डेल्टा जी नॉट में जिसमें डिफरेंस ज्यादा है उसका डेल्टा एच नॉट क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो मुझे बताओ जरा किसके अंदर आएगा? डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट का जो मैग्नीट्यूड है किसका ज्यादा है? डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट, जल्दी बताओ। आपने अभी बोला था डेल्टा एस कांस्टेंट है। मैं कह रहा हूँ एट 298 कैलोरी मेरे को ध्यान आया कि यार सॉलिड का अलग अलग रहेगा, तो मेरी अजम्पशन थोड़ी अलग अलग हो गई, बिकॉज Cu2 वो 2Cu बनाएगा, राइट? तो डेल्टा एच नॉट सर में रहेगा, अप्रोक्सीमेटली सेम बोला था, बट वो अजम्पशन गलत है। स्टैंडर्ड कंडीशन में मुझे डेल्टा एच नॉट बताओ, बस बताओ जरा कितना आ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट ये निकालना है, तो डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट कितना आया? अप्रोक्सीमेटली 30 आया। हाँ वेरी गुड। इसमें कितना आया? तो यार 22 हमारा -30, यहाँ कितना आया? 22.8 समथिंग। गिव मी अ मिनट। सर सी में ही ज्यादा है सबसे। ये फॉर्मेशन है, ठीक है? फॉर्मेशन है, मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिया है, करेक्ट?
तो उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत? तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 30 आ जाएगा, नियरली +30। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 22। यहाँ पे कितना आ जाएगा? बेटा 217 और 187 कितना है 40, अप्रोक्स? हाँ 40, 40। 30, हाँ 40। कैसी बातें कर रहे हो यार। और ये कितना आ जाएगा? 30 के अप्रोक्स। गेटिंग इट? ये 30 आएगा या 40 आएगा? और बोला ना 30 क्या? आएगा, 30 आएगा सर। हाँ सर 30। किसका ज्यादा आएगा? गाइस किसका ज्यादा आएगा? ज्यादा आएगा सी। हाँ डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। अगर इसका डिफरेंस ज्यादा आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ डेल्टा एस नॉट डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सबसे ज्यादा इसका है कि नहीं? हाँ ठीक है, बताओ। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, इतना मानते हो? है कि नहीं? इस पूरी रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव है और ये क्या है? 1 सेकेंड। इस पूरी रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव, राइट? और डेल्टा एस पॉजिटिव, तो ये पूरा हो जाएगा नेगेटिव, करेक्ट? जिसका ये ज्यादा नेगेटिव होगा वो लोवेस्ट टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, हाँ या ना? दोबारा बोलूं? हाँ सर। इसका डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव है, एग्रीड, बिकॉज उल्टे रिएक्शन का नेगेटिव है, तो इसके उल्टे रिएक्शन का पॉजिटिव होगा, तो इसका डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव है। इसका डेल्टा एच नेगेटिव है, सॉरी, इसका डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव, तो ये पूरा टर्म नेगेटिव होगा। अगर ये ज्यादा नेगेटिव है, बिकॉज डेल्टा एच सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, राइट? अगर ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है मतलब कम टेम्परेचर में सबसे ज्यादा नेगेटिव है, हाँ या ना? हाँ हाँ, तो एक बात बताओ, अगर डेल्टा एच ज्यादा पॉजिटिव हुआ तो ये लोअर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, तो मतलब लोअर टेम्परेचर में डिकम्पोज हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? नहीं समझा ना? नहीं। वेरी गुड, दोबारा देख लो। फॉर्मेशन रिएक्शन ले रहा हूँ, डिकम्पोजिशन नहीं, ठीक है? समझना है इस चीज को। फॉर्मेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये रिएक्शन है, कोई डाउट? अगर फॉर्मेशन रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी मतलब सॉलिड डिकम्पोज करना शुरू कर देगा, इतना मानते हो? मतलब जैसे ही डेल्टा जी इस रिएक्शन का जीरो अप्रोच करेगा तो ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट हो जाएगा और उल्टा रिएक्शन शुरू हो जाएगा, इतना मानते हो, हाँ या ना? अरे भगवान से डरो, हाँ या ना? अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो इजिली प्रोड्यूस होगा, डेल्टा जी जीरो तो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, और डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी ना, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो अच्छा हाँ। शुरू हो जाएगा, एग्रीड? हाँ अच्छा, अब एक बार बताओ, डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, कोई डाउट? नहीं। वेरी गुड। क्या रहेगा बताओ? इसका डेल्टा एच नेगेटिव है, कोई दिक्कत? नहीं। इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है, सॉरी, इसका डेल्टा एच नेगेटिव है इस रिएक्शन का, तो माइनस टी डेल्टा एच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। हाँ जितना ज्यादा डेल्टा एच नेगेटिव होगा उतने लोअर टेम्परेचर पे डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, हाँ उतने ही जल्दी मॉलिक्यूल और ये जो रिएक्शन है उल्टा आ जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। गेटिंग? अच्छा तो मतलब सारा खेल डेल्टा एस का है ना?
हाँ सर। और डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल है? डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाय टी, करेक्ट? और टी सेम है, तो मतलब दोनों के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, करेक्ट? जितना हाँ सर। ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा डिफरेंस इन डेल्टा एस, मानते हो इतना? हाँ है ना? तो डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट सब डिसाइड करेगा। तो तुम मुझे बताओ डेल्टा जी नॉट और डेल्टा एच नॉट में ज्यादा डिफरेंस कहाँ पर है? सिंपल सा लॉजिक, सी में। ऑप्शन सी। सी। अंडरस्टूड? अरे अभी समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। हाँ। तो स्टेबिलिटी के लिए डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट देख लेना, आ जाएगा। गेटिंग इट? कौन जल्दी डिकम्पोज करेगा? सर तो ये ऐसे क्वेश्चंस में पहले इक्विलिब्रियम पे देखना पड़ता है और हाँ फिर हाँ हाँ, बिकॉज तुम्हें रिएक्शन को उल्टा करना है ना बेटा, हाँ प्रोडक्शन की जगह डिकम्पोजिशन करनी है। इसके बाद कौन सा है? 100 के बाद 102। 102 ये भी नहीं करना, मैंने क्या बोला था, ये इक्विलिब्रियम में करेंगे, ठीक है? ठीक है। ओके। इसके बाद 100, 102, 122 से पहले कोई है क्या? 95 हो गया, ये हो गया। 122 से पहले कुछ है क्या? 121। ओके 121, किसी ने फरमाइश करी है 121 की, ठीक है? Consider the following reaction: carbon plus oxygen gas CO2. सर वो टाइपिंग एरर है 120, ओके देखते ना। वो Consider the -x following और ratio. -y। ठीक है। हाँ टाइपिंग एरर है, पूछो क्या है इसके अंदर। आई गेस हमने डिस्कस किया था ये, isn't it? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से टाइपिंग एरर क्यों है बेटा? सही सर तो वो आंसर मैच करके देखा तो वो -x और -y होना चाहिए, तो सुनो यही सुनो होगा। सुनो सुनो। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस गिव CO2 गैस प्लस x किलो जूल। इसका मतलब क्या है? x किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, एग्रीड? जब प्लस प्रोडक्ट में लिखा होता है ना, तो डेल्टा एच नहीं लिख रहा, ये कह रहा है कि इतना एनर्जी रिलीज हुआ प्रोडक्ट्स के अलावा। तो हाँ डेल्टा सर, एच वो इसका माइनस एक्स किलो जूल हो जाएगा। बात समझ हाँ में सर, आई? हमने लिया था ऐसे। अच्छा वैसा है। हाँ वैसा है। बात समझ में आई? एक्सोथर्मिक है इसलिए हम नेगेटिव। अरे नहीं रे बेटा, जब प्रोडक्ट में प्लस करके लिखा होता है ना, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट गिव्स हाँ प्रोडक्ट सर, प्लस एक्स, एक्सोथर्मिक है ना, एनर्जी रिलीज हो रही है, सो नेगेटिव डेल्टा जाएगा। तो पता कैसे चलेगा? या प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिखा होगा ना। हाँ और अगर सपोज करो रिएक्टेंट प्लस हीट गिव्स प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट एनर्जी गेन कर रहा है ना प्रोडक्ट बनाने के वक्त, तो क्या हो जाएगा? हाँ इंडो। गेटिंग? हाँ हाँ सर। बात समझ में आई? अब मुझे बताओ, अब आ जाएगा, मैच कर जाएगा? हाँ हाँ सर। किया हाँ, है। इस रिएक्शन को उल्टा करके ऐड करना है बस। क्वेश्चन नंबर 122, enthalpy of formation of C2H4 and C2H6 is given to you. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछ रहा है, गेटिंग इट? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है, देखो C2H4 है, C2H4 होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, कोई दिक्कत? इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया? हाइड्रोजन गैस को ऐड किया। जब हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे तो ये मॉलिक्यूल CH3 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गेटिंग इट? Yes, इसका ना एंथैल्पी निकालना है। क्या निकालना? एंथैल्पी। इंटर। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो आएगा, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। लिख सकता हूँ मैं? हाँ सर। तो प्रोडक्ट में क्या आ रहा है? ये आ रहा है, कोई डाउट? ठीक है सर, फिर वो x2 -x1 और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? वो तो 0 ही होगा। वेरी गुड। डन। हाँ सर। yeah, आगे चलें?
I guess इतना करने के बाद क्या चेक करोगे? 122 हो गया, 123, किसका 123 डाउट है क्या? 29 123 नहीं है, 125 है भाई, 125। ए द फैट दे रखा है इज मेटाबोलाइज्ड वाया फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन से मेटाबोलाइज हो रहा है। कैलकुलेशन लगी उसमें क्या? सर हाँ वो सर, फैक्ट इसमें कैलकुलेशन कैलकुलेशन बहुत है। हाँ हाँ हाँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस कह लिया 0 ना। तो इसमें है ही क्या रिएक्शन में? कैलकुलेट एनर्जी चेंज इन व्हेन 1 ग्राम ऑफ दिस फैट। बाय गॉड सीरियसली, वही ना सर, पूरा मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना पड़ता है फिर। मतलब पर मोल के हिसाब से अगर डेल्टा एच निकालोगे तो 52 इंटू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस प्लस वही सर, कुछ भी यार, उसमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है सर। माइनस इतना। उसके बाद गधों ने बोला है कि एक काम और करो, इसका 1 मोल का तो निकाल लिया, अब 1 ग्राम का निकालो, मतलब 1 बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब ये तुम चाहते हो मैं सॉल्व करूं? है सर बिल्कुल। वही सर, और इतना करने के बाद आंसर मैच नहीं किया मेरा। ओ माय गुडनेस। ए लिसन, सपोज इसका जो मॉलिक्यूलर मास है ना वो x है, कितना है? Shit. x। तो जो एनर्जी चेंज आएगा ना डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, 1 मोल के लिए जो निकलेगा दैट इज 52 इंटू कितना, माइनस ऑफ 258 पॉइंट, सॉरी 285.1, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, प्लस 57 इंटू माइनस 393, उल्टा कर दिया ना मैंने? कहूँ हाँ? हाँ हाँ उल्टा हो गया वो। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 57 इंटू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज माइनस ऑफ 393.5 प्लस 52 इंटू माइनस ऑफ 285.8 माइनस 70870। गेटिंग इट? ये 1 मोल का हुआ, किसका हुआ? 1 मोल का। 1 ग्राम के लिए चाहिए तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा x से। गेटिंग इट? प्लीज सॉल्व मत करवाओ, इतना टाइम नहीं है। सर, ऐसे सवाल मेंस में नहीं आएंगे नहीं ना? आएंगे, ऑब्वियसली नहीं आएंगे। क्या बदतमीजी, मतलब ये तो नहीं आएंगे, राइट? बदतमीजी की क्वेश्चन में। बदतमीजी है तो, राइट? सर 129 एक बार 129 देखो, नहीं सर, चलिए 131, सॉरी 131 देखो, ठीक है देखते हैं। 129 131 देखना, फिर लोग को पहले 129 भी है, ठीक है। 129 के बाद 130 है, फिर 134 भी है, 143 भी है। अब भगवान की दया से उसके बाद 134 भी है, 132 भी है, 133 भी है। देखते हैं, 130 से शुरू करते हैं गाइस। 129 सॉरी। डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2। ये H2O2 कैसे बनता है? पहले तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 का रिएक्शन लिखोगे ना, कि H2O2 लिक्विड है, करेक्ट? अरे हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। इससे बनेगा वो, H2 गैस से बनेगा और O2 गैस से बनेगा, तो तुम्हें इसका डेल्टा H चाहिए ना। हाँ हाँ तो अगर इसका डेल्टा H चाहिए तो कहाँ से आएगा? यहीं से लेके आएंगे, है ना? हाँ एक सर, काम सिर्फ करो, रिएक्शन अरेंज करने हैं बस। हाँ बस अरेंज करना है, इसको उल्टा करके लिखो और डिवाइड बाय 2 करो, तो एटलीस्ट H2O2 का 1 मोल आ जाएगा। हाँ हाँ देखो, इसे कहते हैं अक्ल। क्या कहते हैं? हाँ कल। ज्यादा मत बोलो, कभी कभार पता है क्या होता है, उल्टा पड़ जाता है, मजाक मजाक में, पता है? हाँ था, ये क्या हो जाएगा, N2/2 प्लस 2H2। गेटिंग इट? तो इसको हाँ उल्टा कर दिया तो क्या आ जाएगा, 818 प्लस में आ जाएगा डिवाइड बाय 2। कोई इश्यू? तो सेकंड वाले को वैसे ही रखेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे।
क्यों डिवाइड बाय 2 करेंगे? हाँ वैसे रुको, वैसे ही रखेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, सही बोल रहे हैं, मतलब अक्ल है तेरे अंदर, मजाक मजाक सर किया हुआ है ये सॉल्व, मेरा डाउट नहीं है। में। ओके, मतलब मैं क्या बोलूँ, अक्ल नहीं है? सर पहले ही किया था तो है अक्ल अब। ओके ठीक है, फिर हाइड्रोजन इसको एज इट इज ऐड करना है, राइट, हाँ सर। ताकि H2O लिक्विड आ जाए। तो मस्त तरीके से काटो, अब ये से कटा, 2 H2O यहाँ से कटा, N2 N2 से कटा, आधा O2 मिलके एक O2 बन गया, तो ये रिएक्शन आ गई ना, हाँ सर। समझे? तो मेरे मोहन प्यारे जिसने पूछा ये क्वेश्चन, समझ में आया? ओ गॉड, समझ में आया? अबे बोलो, इतनी देर से बैठे हुए हो, क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो, समझ में आया जिसने भी पूछा था ये? सीरियसली, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? सर शक के दिन पे पूछा था। बाकी सर इतनी देर से पूछ रहा हूँ मैं। 130 मैंने 131 पूछा था, अबे वो ठीक है, ये समझ में आया? मैंने नहीं पूछा। शाकी जरा चैट बॉक्स देख। एक मिनट देखता हूँ। 129 के बाद क्या? सर 139 था वैसे। 132. 129 के बाद 130। Heat of combustion of ethanol at constant pressure and temperature is found to be minus Q joules per mole. Oh my god, ethanol दारू का molecular formula क्या होता है? मतलब tell me, what is the molecular formula of ethanol? तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तुमको इथेनॉल का फॉर्मूला नहीं पता? मतलब अल्कोहल नहीं पता क्या होता है? तो पता है। सर पता है, भूल जाते। मतलब ये तो मतलब एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी बहुत हाई है, राइट? सही बात है सर। सर अभी तक उसमें घुसे नहीं है। नहीं, अभी तुम्हें इकोनॉमी में तो घुसे हो ना, इसमें ना घुसे हो तो पैसा तो आ रहा है ना घर पे, पार्ट ऑफ दिस इकोनॉमी सिस्टम, राइट? जरूरी थोड़ा ना you have to be a part of that particular thing to. Anyways, listen. Heat of combustion of ethanol at constant pressure and temperature is found to be minus. देखो भाई, ये लिक्विड होता है, पता ही है ना तुमको, ये लिक्विड होता है। हाँ सर। हाँ, ऑक्सीजन गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, ये लिक्विड बनेगा। ओके, इसके अंदर जो एनर्जी चेंज आया माइनस क्यू जूल्स पर मोल आया, एग्री? तो डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है, ऑक्सीजन बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 4 + 3 7, एक ऑलरेडी है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत? नो। नो। एक बात बताओ, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो तुम्हें पता ना डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल्टा एन जी आर टी नाम। तो ये लगाना था क्या सर, याद ही नहीं आया ये। सीरियसली, डेल्टा एच एट कांस्टेंट वॉल्यूम को डेल्टा ई और डेल्टा यू भी बोलते हैं, राइट? हाँ सर। क्या मतलब याद नहीं आया, मतलब गजनी वजनी हो रहे हो क्या? यहाँ पे क्या डेल्टा एन जी क्या आएगा इसके अंदर, टेल मी? -1 माइनस आर टी, करेक्ट? तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो आंसर ये आएगा कि नहीं आएगा? कहाँ गया ये? ये आया। डन। यस। मैंने 10 बार बोला कि एंथैल्पी रिलेशन केमिकल रिएक्शन के लिए हमेशा यूज करना, और वर्क डन क्या होता है केमिकल रिएक्शंस के लिए? डेल्टा एनजीआर। डेल्टा एन माइनस ऑफ डेल्टा एनजीआरटी, अंग्रेज, उल्टा नेगेटिव साइन होता है उसके अंदर। उसके बाद क्या 131, यार ये अजीब क्वेश्चन। Stearic acid is a fatty acid, a part of fat that stored most of its energy. 1 gram of stearic acid was burned in a bomb calorimeter. बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर, बेटा बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर, एक बात बताओ, रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है? कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम। और 1 ग्राम इस एसिड का वो बर्न कर रहा है, राइट?
हाँ The bomb had a heat capacity of 652 जूल पर डिग्री सेल्सियस, मतलब जब इसको 652 जूल्स दूंगा तब साला 1 डिग्री सेल्सियस का राइज देगा, गेटिंग? हाँ हाँ और वाटर का भी इसने अलग से दे रखा, मतलब इसने कंटेनर का और वाटर का अलग अलग दे रखा, गेटिंग? हाँ वाटर का जूल्स पर ग्राम में दे रखा है, तो ये स्पेसिफिक हीट दे रखा है ना। हाँ तो यार एक बात बताओ, थोड़ा सा सोचो इस चीज को, क्यू कितना रिलीज हुआ। पहले तो पानी का भी टेम्परेचर बढ़ाया, तो MSDT लिखूंगा, जितना भी एनर्जी रिलीज हुआ उसने पानी का टेम्परेचर बढ़ाया, प्लस इसका भी टेम्परेचर बढ़ाया, बॉम्ब का जो टेम्परेचर बढ़ाया, कितना टेम्परेचर बढ़ाया, 25 से 39.3, कितना चेंज इन टेम्परेचर आएगा, 15 मान लूं, 15 मान लूं, हाँ सर। हाँ अब 14.3 मान लेते हैं, मानेगा तो नहीं है, 14.3 इंटू हीट कैपेसिटी, करेक्ट, 652। तो ये तुम्हारा कंटेनर के लिए लगा, बिकॉज कंटेनर का भी टेम्परेचर जो है वो वाटर के टेम्परेचर के साथ ही बढ़ता है, करेक्ट, और वाटर का भी टेम्परेचर बढ़ा तो मास ऑफ वाटर कितना है, 500, स्पेसिफिक हीट दे रहेगा 4.18 जूल्स, इंटू टेम्परेचर चेंज दे रहेगा 14.3 प्लस 652 इंटू 14.3। तो ये पूरा टेम्परेचर राइज जो हुआ, इतनी एनर्जी जो उसने गेन करी, वो 1 ग्राम स्टेरिक एसिड से आई होगी, हाँ गेटिंग इट? तो इसको अगर ऐड करोगे तो आ जाएगा आंसर, कितना आएगा, ये हो गया तुम्हारा 2000 इंटू 15 कितना होगा ये, 30,000 मतलब 30 किलो जूल, 30 किलो जूल, इसको मान लो 650, 650 इंटू 15, 6,000, 6,000, 9,000, 9 प्लस यहाँ पे कितना था भाई, 30 तो 39 के अप्रॉक्स आएगा ना। अरे समझ में आई बात? यस सर आंसर यही दे रखा है। हाँ हाँ मतलब, सर हाँ बेटा बोल ना। सर वो 1 ग्राम है ना, 1 मोल नहीं तो 1 ग्राम नहीं तो किया ना, तो मोल के लिए तो बोल भी नहीं रहा है, वो कह रहा है कितना हीट रिलीज हुआ स्टेरिक एसिड को बर्न करने में, वो बर्न 1 ही ग्राम कर रहा है ना, सर। तो उसने पर मोल मांगा ही कहा है मुझसे, पर मोल मांगता तो फिर से मेरे को उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, गेटिंग इट? बड़ा दिक्कत वाला काम है, मत करवाओ, है ना। सर बॉम्ब कैलकुलेटर में बेसिकली क्या होता है, एक बार बताओगे? बॉम्ब सर इसके कैलोरी क्वेश्चन एक कंफ्यूजिंग केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, इसके अंदर ना कंबशन रिएक्शन करता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यहाँ पे कंबशन होता है, गेटिंग इट? फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पे ना किसको कंबशन करवाया, C2H6 को कंबशन करवाया, और C2H4 को कंबशन करवाया, तो जैसे ही तुम उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ हीट करते हो तो होता है कंबशन रिएक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, तो बैलेंस करते हो तो तुमको गैसेस के वो मिलते हैं और ये लिक्विड है। तो एक बार बताओ, जितना भी एनर्जी रिलीज हुआ इट इज एक्चुअली एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। हाँ तो अगर हाँ सपोज किसी ने बोला 1 ग्राम ने 100 जूल्स लिबरेट किया, कितना जूल्स लिबरेट किया, 100। तो एक बार बताओ, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 24 + 4 28, तो 28 ग्राम कितना एनर्जी रिलीज करेगा, 2800 जूल्स। हाँ हाँ तो मेरे पास एंथैल्पी चेंज आ गया 1 मोल का कांस्टेंट वॉल्यूम पे, करेक्ट। तो वो हाँ पूछेगा कांस्टेंट प्रेशर पे कितना होगा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तुमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, प्लस डेल्टा एन जी आर टी लगाओगे कि नहीं लगाओगे, और हाँ डेल्टा एन जी 1 मोल के हिसाब से कैलकुलेट होगा, बिकॉज ये रिएक्शन मैंने 1 मोल के हिसाब से लिखी है, करेक्ट। हाँ। तो डेल्टा एन जी आ जाएगा 2 - 4, तो -2 आ जाएगा, कोई डाउट? ये सो बस वो फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा एच पी इज इक्वल टू डेल्टा एच हाँ पी। वो तब जब डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर पूछें, गेटिंग इट? नहीं तो हमें क्या फाइंड करना रहता है, क्या रहता
अरे जो पूछेगा वही फाइंड करेंगे ना। इसके अंदर भाई साहब पूछ रहे 1 ग्राम पे कितना निकलेगा, तो बता दिया उसको। ओके सम तो यूजुअली वो हीट लॉस या गेन ही पूछते हैं मुझे नहीं पता क्या पूछेगा वो, जनरली डेल्टा एच पी पूछता है। क्या पूछता है? ना डेल्टा एच। अब वो उसका मूड है, कुछ भी पूछ सकता है, गेटेंगे। हाँ तुमको सब कुछ आना चाहिए निकालना, गेटेंगे। तो अब 132 किसी का डाउट है क्या? 132 132 133, हाँ है भाई। 131 134 131 तो हो गया। 132, गैसोलीन हैज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन इतना, सॉरी, पर गैलन, मतलब 1 गैलन गैसोलीन को बर्न करूंगा तो इतना किलोजूल निकलेगा, राइट। कह रहा है when gasoline burns in an automobile engine, approximately 30% of the energy released is used to produce mechanical work। मतलब जितना भी एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, उसमें से मात्र 30% मैकेनिकल काम कर रहा है, गेटिंग इट। हाँ हाँ मतलब मेरे को मैकेनिकल काम कितना मिलेगा? 30% इसका, तो 24,000 का 30% कितना हो गया? 30/100 इंटू 24,000, करेक्ट। इतना किलो जूल 1 गैलन काम करेगा, कोई दिक्कत? नहीं। तो बाकी का है ना, द रिमाइंडर इज लॉस्ट एज द हीट ट्रांसफर टू द इंजन कूलिंग सिस्टम। मतलब 70% हीट लॉस हो रहा है टुवर्ड दिस, क्या कहते हैं, कूलिंग डाउन द सिस्टम, गेटिंग इट। As a start on estimating how much heat transfer is required, calculate the mass of water should be heated from 27 degrees Celsius to 75 degrees Celsius by a combustion of 1 gallon of gasoline। क्या चाहता है ये? As a start on estimating how much heat transfer is required, calculate mass of water could be heated from 25 degrees Celsius to 75 degrees Celsius by combustion of 1 gallon। ठीक है। वो कह रहा है कि यार जो 70% लॉस हो रहा है ना, वो वाटर यूज कर रहा है ताकि इंजन को ठंडा कर पाए, करेंगे। तो जब मैं 1 गैलन बर्न करूंगा तो 70/100 इंटू 24,000 किलो जूल एनर्जी तुम्हारा वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, करेक्ट। अरे हाँ या ना? हाँ इतना जूल्स आ रहा है। और वाटर का टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? 20 50 चेंज हो रहा है, राइट। dt 50 है। स्पेसिफिक हीट कितना दे रखा है? जूल्स पर ग्राम दे रखा है। तो इतनी एनर्जी को ms dt के साथ कंपेयर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बिकॉज ये पूरा एनर्जी वाटर का क्या नाम है, टेम्परेचर बढ़ाने के काम आएगा, तो इससे मास ऑफ वाटर आएगा कि नहीं आएगा? आ जाए। गेटिंग इट। तो मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड विल बी 70 इंटू 100 इंटू 24,000 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय मास कितना है? नहीं निकालना है। एस कितना है? 4.18 इंटू dt 50 आ गया मास। ग्राम्स में आएगा, किसके अंदर आएगा ऊपर गैलन में कन्वर्ट करना। बेटा? गैलन में मास नहीं चाहिए, मास चाहिए वाटर का। अच्छा केजी में चाहिए, ठीक। तो ग्राम्स में दे रखा है, ग्राम्स में, तो डिवाइड बाय 1000 करो तो केजीज के अंदर आ जाएगा, राइट। तो एक बार बताओ, एक मिनट रुको, ये गया 3 24, 24 इंटू 70, तो 24 इंटू 7 कितना होता है? 24 6 इंटू 7 कितना होता है? अरे बाबा 6 इंटू 7 कितना होता है? 42। 42। तो 40 के अप्रॉक्स ये आ जाएगा, ठीक है। 40 डिवाइड बाय 5 कितना? 80 किलो के अप्रॉक्स आएगा। बी आंसर देखना। हाँ सभी। हाँ डन हो गया। हाँ कितनी मेहनत करवाते हो आप तो।
ओ समझ में आई बात? देख ये क्वेश्चन मैं पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ और जो इसने बोला मैं उसको बस यूज कर रहा हूँ, गेटिंग? और जब तक मुझे नहीं पता लगेगा कि क्या हो रहा है तब तक मेरा काम नहीं होगा। अगर मुझे पता ही नहीं चल रहा है ना कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है तब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकता। गॉट इट? तभी मेरे को इसको पहले आराम से पढ़ना पड़ा, देखना पड़ा कि कर क्या रहा है भाई साहब। अंडरस्टूड? तो 133 देख लेते हैं। 0.05 liter sample of 0.02 molar aqueous hydrochloride acid is added to 0.05 liter of 0.2 molar aqueous ammonia in calorimeter। कह रहा है HCl को ऐड किया है हमने अमोनिया के साथ कैलोरीमीटर के अंदर और वो रिएक्शन के साथ एनर्जी रिलीज करना चाहेगा मेरे ख्याल से। हीट कैपेसिटी ऑफ इंटायर कैलोरीमीटर इज 480 जूल्स पर केल्विन। मतलब अगर एक केल्विन एनर्जी बढ़ा टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसको 480 जूल्स चाहिए। द टेम्परेचर इंक्रीजेस इज 1.09 केल्विन। कह रहा है कितना टेम्परेचर बढ़ा भाई? कितना टेम्परेचर बढ़ा? 1.1 के 1.09 केल्विन। और एक केल्विन के लिए कितना एनर्जी चाहिए उसको? 480। मतलब इसने जब केमिकल रिएक्शन किया होगा तो एक्चुअली कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है? 480 इंटू 1.09। अरे बाबा हाँ या ना? एक बार बताओ, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर क्या होता है भाई? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर क्या होता है? आई गेस मोल्स होते हैं ना, अगर केमिस्ट्री पढ़ी है, स्टोइकियोमेट्री। हाँ सर मोल। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। तो 0.2 इंटू 0.05 करो तो क्या आएगा? 0.01। 0.01 इतना मोल जब इतने मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इतना एनर्जी आ रहा है, हाँ या ना? हाँ तो ये कह रहा है भाई साहब जब एक मोल रिएक्ट करेगा एक मोल के साथ तब कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो इनटू क्या करूं इसको? पॉइंट 0.01 जब 0.01 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इतनी एनर्जी आ रही है। अब एक मोल के साथ करेगा तो कितनी एनर्जी आएगी? डिवाइड करेंगे ना। वेरी गुड, मतलब वेरी गुड। 0.01 मोल जब 0.01 मोल के साथ रिएक्ट करता है तो इतना आता है, राइट? जब एक मोल रिएक्ट करेगा तो मैं डिवाइड करूँ इसको, ऐसा? अरे मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। सर वही तो बोला, डिवाइड बाय 0.0। ओ ये बोला तूने, तो ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये एनर्जी आ जाएगी जो तुमको चाहिए। किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर? क्या हो गया, समझ में आया? हाँ ओके आगे चलें। 134 a coffee cup calorimeter initially a coffee cup calorimeter initially coffee cup क्या होता है? भाड़ में जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं क्या है क्या नहीं। a coffee cup calorimeter initially contains 125 ग्राम ऑफ वाटर। 125 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 24.2 डिग्री सेल्सियस है। 8 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट ऑल्सो एट इतना, ठीक है। तो दोनों चीजें पड़ी हुई है इसके अंदर। इज एडेड टू वाटर शैकी। 8 ग्राम हमने अमोनियम नाइट्रेट डाला 24.2 डिग्री सेल्सियस पे एंड द फाइनल टेम्परेचर इज 18.2, ठीक है। व्हाट इज द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन किलोजूल पर मोल? यार एक बात बताओ, the specific heat capacity of solution is 4.2 joules per डिग्री सेल्सियस। यार एक बात बताओ, कितना वाटर है? अगर 125 ग्राम वाटर है
125 ग्राम वाटर के अंदर ना तुमने 8 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट डाल दिया, कोई दिक्कत? जैसे ही तुमने 8 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट डाला ना तो इस वाटर का टेम्परेचर कम हो गया, 24.2 डिग्री सेल्सियस से मजाक मजाक में 18.2 डिग्री सेल्सियस में आ गया। गेटिंग इट? तो मतलब अमोनियम नाइट्रेट वाटर के साथ क्या कर रहा है? बेटा अमोनियम नाइट्रेट को अगर सॉलिड को मैं एक्वस में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो वो सॉल्यूशन बनने के लिए वाटर से कर क्या रहा है? अरे क्या हो रहा है इतना बता दो ना, बाकी बातें बाद में। रिएक्ट क्या कह रहे हो? क्या कर रहा है वो? बोलोगे कर क्या रहा है वो? क्वेश्चन पढ़ा तुमने, अंग्रेजी आती है, हो क्या रहा है इसके अंदर? हो क्या रहा है इसके अंदर, वाटर के अंदर? कर रहा है और एनर्जी रिलीज हो रहा क्या हो रहा है? दोबारा बोल। है, कर रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। एनर्जी रिलीज? मैं एक सीधी सी बात बोल रहा हूँ, वाटर के साथ क्या हो रहा है यार? वाटर के अंदर क्या हो रहा है? कुछ हुआ ना वाटर को, पहले किसी पे था अब कुछ हो गया, क्या किया वाटर के साथ? वाटर ने, वाटर का हुआ क्या? वाटर का टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया, कम हुआ बड़ा बड़ा? कम। कम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? वाटर क्या कर रहा है? एनर्जी लूज कर रहा है कि एनर्जी गेन कर रहा है? लूज लूज कर रहा है। किसको कर रहा है? किसको कर रहा है? हाँ, NH4 NO3 कितने ग्राम को, कितने ग्राम अमोनियम नाइट्रेट को कर रहा है? 8 8 ग्राम, है ना? एक बार बताओ, इतना टेम्परेचर देने की वजह से, इतना टेम्परेचर लूज करने की वजह से इसने कितना एनर्जी अमोनियम नाइट्रेट को दिया होगा जब इसका हीट कैपेसिटी इतना है तो? 4.2 into temperature change. 4.2 इंटू गाइस, 4.2 इंटू, तुम बोलोगे? सॉल्यूशन दिया है तो देखिए इसकी यूनिट्स गलत है, जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, ठीक है? तो 4.2 कितना ग्राम ऑफ वाटर है बेटा? 25 सॉल्यूशन की बात कर, हाँ 55, 125 बोल दो, इनटू सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो 125 प्लस 8 लूंगा, कितना आ जाएगा? 133, करेक्ट? m इंटू एस इंटू डी डी, डी डी कितना है? 6। तो इतना एनर्जी वाटर ने लूज किया होगा अमोनियम नाइट्रेट को, राइट? हाँ, हाँ, ये 8 ग्राम के लिए, 1 मोल के लिए कितना आएगा? डिवाइड बाय 8 इंटू क्या, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है अमोनियम नाइट्रेट का? अमोनियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 14 प्लस 14 28, 80 80। तो इंटू 80 करूंगा, 10 से हाँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, गेटिंग इट? तो ये हो जाएगा नियरली 130 ले ले यार, 130, 1300, 6 इंटू 4 24, 25 ले ले, 25 एंड 125, 600, 125 एंड 25 कितना आएगा अराउंड? और 300 300 कुछ 33 पॉइंट समथिंग, अरे यार सारे थे 33 की रेंज में। ए कैलकुलेट कर लेना, इतना आ जाएगा, गेटिंग इट? गेटिंग इट? यार एक बात बता, ये जो चीज जब तक मैं एनालाइज नहीं करूंगा तो मेरे को पता लगेगा कैसे होना है। अंडरस्टूड?
गाइस अंडरस्टूड? हाँ आगे चलें? सर हाँ बेटा बोल। सर इसमें लिखा है हीट ऑफ द सॉल्यूशन बोलना है ना। हाँ तभी तो मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन लिया है ना। आपने बोला कि जो वाटर लूज करेगा हीट वो तो यार साथ के साथ अमोनियम नाइट्रेट का खुद का जो टेम्परेचर है वो भी तो कम हो रहा है ना। गेन नहीं करेगा। नहीं वो अरे बाबा, वो जितनी भी एनर्जी गेन कर रहा है ना सराउंडिंग से और खुद से, वो उसको डिसॉल्व करने के काम आ रही है ना। गेटिंग इट? एक प्रोसेस हो रहा है उसमें, जो अमोनियम नाइट्रेट है और वाटर, वो दोनों ही अपना एनर्जी लूज कर रहे हैं। गेटिंग इट? जस्ट टू बिकम सॉल्यूशन इन एक्वस फेज। बात समझ में आई? मतलब मैं अमोनियम नाइट्रेट को अगर एक्वस करूंगा तो अमोनियम नाइट्रेट को डिसोशिएट होना पड़ेगा, तो उस पूरे प्रोसेस की बात चल रही है। बात समझ में आई? हाँ गाइस, इतना समझ में आ गया। अब 134 के बाद क्या है? 143 143. A substance A to B can undergo decomposition to form two sets of product. La 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 la. Getting it? If the molar ratio of A2 to A gas is 5:3, यार एक बात बताओ, ठीक है, in the product gases when the energy involved in the decomposition of 1 mole of A2B is, देखो एक बात बताओ, A2B क्या कर रहा है? A2 गैस बना रहा है, करेक्ट? कहो हाँ, हाँ कहो हाँ। हाँ सर इधर ए गैस बना रहा है प्लस ए बी गैस बना रहा है, कोई डाउट? इसका मोलर रेशियो कितना है? 5:3 तो मतलब एक बार बताओ, जब इसका 8 मोल्स होगा तो 5 मोल यहाँ पे रिएक्ट कर रहा होगा, बिकॉज एक मोल से एक मोल बन रहा है, और यहाँ पे भी एक मोल से एक मोल बन रहा है, तो 8 मोल में से 5 यहाँ रिएक्ट कर रहा होगा और 3 यहाँ रिएक्ट कर रहा होगा। मानते हो इतना? अरे है कि नहीं? हाँ सर हाँ जी बोलो, दोबारा बोलूं? समझे अरे नहीं, अभी बीच में एक और आया ना सर करके, नहीं क्या डाउट था बताओ। सर वो यस सर बोला शायद अच्छा, वो थोड़ा क्लियरली बोलो ना, ताकि मेरे को भी कॉन्फिडेंस आए तुम्हारे ऊपर, राइट? तो एक बात बताओ, अगर यहाँ पे A2B गैस है और यहाँ पे A2 गैस प्लस B गैस बना रहा है, और यहाँ पे A गैस प्लस AB गैस बना रहा है, वो कह रहा है कि जब ये रिएक्शन हो रहा है तो 5 मोल ए बन रहा है, 3 मोल ए बन रहा है, मतलब रेशियो 5:3 रहेगा, करेक्ट? करेक्ट। अब सीन ये है, जब मैंने यहाँ पे 8 मोल रिएक्ट करे होंगे तो 8 में से ये 5 बन रहे होंगे और 3 ये बन रहे होंगे, मतलब देखा जाए तो ये रिएक्शन 5 टाइम ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू दिस। अगर ये 3 टाइम ज्यादा रिएक्टिव है तो ये 5 टाइम ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं? तो हाँ अगर मैंने 1 मोल लिया होगा तो अगर 8 मोल में से 5 मोल यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं तो 1 मोल में से कितने करेंगे? 5/8। हाँ और 1 मोल में से कितने आएंगे नीचे? 3/8। कोई डाउट? आठ में से 5 यहाँ जा रहे हैं, 3 यहाँ जा रहे हैं, तो 1 मोल में से 5/8 जाएंगे और 3/8 जाएंगे ना। हाँ सर वेरी गुड। तो एक बार बताओ, ये जब ये 1 मोल हो रहा है तो 40 हो रहा है, 5/8 होगा तो 5/8 इंटू 40 करेंगे, और यहाँ पे 3/8 इंटू 50 करेंगे, गेटिंग? क्योंकि वो पर मोल है, तो जब 3/8 मोल मिलेगा तो 50 इंटू 3/8 करेंगे, और ये पर मोल है, और 5/8 मिलेगा तो 5/8 इंटू 40 करेंगे, तो ये तो कट गया, तो ये 25 यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, तो 18 कुछ आ जाएगा, तो 25 प्लस 18 कितना आएगा? 43 पॉइंट समथिंग। तो आंसर ये आ गया, करेक्ट? सर सुन रहा हूँ, बोलो 138 दोनों। बेटा, ये समझ में आया? हाँ सर। वेरी गुड। अब क्या बोल रहे हो?
138. 138, हाँ बोलो 138 का क्या? The enthalpy of neutralization of weak base and a strong base by HCl are इतना इतना। ये कह रहा है यार अगर एक strong acid को strong base को अगर strong acid react करता है तो मुझे कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए होगी इसको तोड़ने के लिए, तो मेरे पास 13,000 कैलोरीज आती है। अगर वीक बेस है तो वीक बेस को अगर पूरा रिएक्ट करवाना है तो एनर्जी निकली मेरी 12250। यार एक बात बता, हो क्या रहा है? OH माइनस H प्लस के साथ पूरा रिएक्ट कर रहा है, मानते हो इतना? जब यहाँ पे भी OH माइनस 1 मोल H प्लस के साथ रिएक्ट कर रहा है, जब 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगी आइडियली, हाँ या ना? Yes, sir. स्ट्रॉन्ग एसिड को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पहले से ही टूटा हुआ होता है। स्ट्रॉन्ग बेस को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पहले से ही टूटा होता है। मतलब रिएक्शन बिटवीन H प्लस एंड OH माइनस ही हो रहा है तो वाटर बन रहा है, तो कितना एनर्जी निकलना चाहिए? 13,000। अंडरस्टूड? बट अगर वीक बेस है तो वीक बेस में से अगर मेरे को OH माइनस निकालना है पूरा तो मुझे इसको थोड़ा बहुत एनर्जी देना पड़ेगा ना, है ना? नहीं समझा क्या क्या कह रहे हो? नहीं समझा सर। नहीं समझा? एक बार बता, अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो वीक बेस है, इसको तोड़ने के लिए ना मुझे एनर्जी लगती है NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है? मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके टूटेगा। गॉट इट? गेटिंग इट? तब जाके पूरा Yes, OH sir. माइनस H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, तब जाके तुम्हारा 13,000 एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है? कोई दिक्कत इसके अंदर? अब वो कह रहा है 13,000 एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, 122500 एनर्जी रिलीज हो रही है। गेटिंग इट? तो मतलब 13,000 में से कितनी एनर्जी भाई साहब ने ली, मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे मिलने 100 रुपए थे, एक बंदे ने कुछ पैसे खर्च करे और मेरे पास 95 रुपीज आए, तो इसने कितने खर्च किए? बाबा 100 मिलने थे, मिले 95, तो इस भाई साहब ने कितने अपने? 5. तो मिलने 13,000 थे, मिला इतना, तो इसने कितना खर्च किया अपने को तोड़ने के लिए? माइनस कितना आएगा बेटा? उसको लो 5 कर दिया, इसमें करो ना 7,500 वाली। 750. गेटिंग इट? है ना? हाँ सर. 1 सेकेंड, उल्टा काम हो गया। 750, करेक्ट? करेक्ट? 750 की 7,500? वही होगा. यही है ना? तो गाइस एक बात बताओ, वो कह रहा है कि मेरे पास ना क्या किया, 1 मोल वीक बेस लिया, 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस लिया, जो चेंज आया एनर्जी का कितना आया? देखो हो क्या रहा है, जब तुमने 1 मोल एसिड डाला होगा, समझना इस चीज को, अगर 1 मोल एसिड डाला होगा तो 1 मोल एसिड 1 मोल OH माइनस के साथ ही रिएक्ट करेगा ना, तब जाके एनर्जी कितनी आनी चाहिए थी? 13,000, करेक्ट? अब आ कितनी रही है? 125. तो मतलब देखो स्ट्रॉन्ग बेस तो कोई एनर्जी लेता नहीं है, वीक बेस ही एनर्जी लेता है, करेक्ट? तो वीक बेस ने कितना एनर्जी खाया? 750. अच्छा 1 मोल के लिए कितना खाता है ये? 750। तो 500 खाने के लिए कितना मोल चाहिए होगा वीक बेस का? 500 by 750. तो क्या आ जाएगा? 50/2/3, करेक्ट? तो अगर टोटल मोल 1 मोल है तो 2/3 मोल ये वाला आ गया, तो 1/3 मोल ये होगा। अरे मेरे लाल, इसमें कोई मेरे को फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़ी, कॉमन सेंस काम आया।
बात समझ में आई? Guys, you understood? चलो we'll wind up today. ठीक है, we'll discuss tomorrow also, hopefully. ठीक है, I'll keep one class tomorrow also. तुम जाओ मस्ती करो, है ना? सबमिट कर देना होमवर्क. चलो बाय, टेक केयर. Thank you, sir. Bye, sir. बाय. हाँ, गुड नाइट, टेक केयर.